हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आप लोग का विज्ञान का टॉप 50 प्रश्न, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक काम जरूर कीजिए कि भैया अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। सिर्फ अपने पास तक ही लाभ मत रखिए, दोस्तों को भी पहुंचाइए ताकि आगे और वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। हाँ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करिएगा आगे इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी धुआंधार तरीके से करने के लिए। और पर डे सुबह शाम आप लोगों का लाइव क्लास चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। शानदार तरह से हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव क्लास में, है ना। तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया है, वहाँ जुड़िए और बहुत सारे अलग अलग मैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पूरे झारखंड बोर्ड में तहलका मचा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के सामने है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आपको क्वेश्चन बताने के साथ साथ और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं 100% दावा करता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो ना तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए यानी हजामत के लिए, तो आप सभी को पता है इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है ना, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करते हैं बेटा, चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं ना दोस्त। तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर पूछेगा कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, या फिर बोलेगा चालक के सामने, जी हाँ, गाड़ी के सामने नहीं, चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण। और गाड़ी के सामने, वाहन के सामने तो अवतल दर्पण। क्लियर है। और तो ही दाढ़ी बनाने में भी क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलो वेरी गुड। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? आपको पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। तो कोई भी ऑप्शन में रहे आप मार सकते हो दोनों में से, है ना। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f, या f इक्वल टू r/2। देखो ऑप्शन नंबर बी है ना, छोटा r बड़ा r ले सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। अगला, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? यानी जब अपवर्तन की घटना घटती है, जैसे कोई प्रकाश किरण आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री कर गई, है ना, इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे आगे तो क्या हो गया, अपवर्तन की घटना होगी। अब इस दौरान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई तो क्या चीज अपरिवर्तित रहती है, क्या बदलती नहीं है? वेग भी बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, क्या नहीं बदलती है? अरे भैया, आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? देखो ये है आपका प्यारा सा मतलब छोटा सा अवतल दर्पण। ये परावर्तन मतलब क्या, जाके किरण टकराया और वापस आया, फिर जाके किरण टकराया इधर वापस आया। तो जहां पर ये क्या हो रहे है ना, किस बिंदु से गुजर रही है, देखो तो इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो अवतल दर्पण में टकराया, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जहां से गुजरेगी मुख्य अक्ष से, कहां से देख सकते हो, कहां से, इसी को बोलते हैं तो फोकस। तो क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या हो जाएगा? देखो बोल रहा है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रख दो, वस्तु के बराबर का आकार का सीधा प्रतिबिंब, यानी किसी दर्पण में आप कहीं भी वस्तु को रखो, कितनों दूर रखो, हमेशा क्या बनेगा, बराबर बनेगा और सीधा बनेगा। तो कौन सा दर्पण हमेशा सीधा बनेगा? कौन सा दर्पण बराबर आकार का बनेगा और सीधा? तो बराबर आकार का बनता है एक ही दर्पण में, कौन दर्पण में, वही, हाँ, समतल दर्पण में, है ना। अगर सिर्फ बोलता कि भैया सीधा बनेगा तब समतल और उत्तल दोनों मार सकते थे आप, है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण जो बाइक का पीछे देखने के लगा हो तो उसमें सीधा ही बनता है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन पूछे या फिर मेरे लाल परावर्तन पूछे, क्या, परावर्तन, दोनों में दो दो नियम ही होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया सर, आर बराबर दिया 50 सेंटीमीटर, है ना। आपको क्या निकाला, फोकस दूरी। क्या बोला है, देखो आपको बोला है फोकस दूरी, तो निकाल लो फोकस दूरी, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 बोले तो 50/2 हो जाएगा। इसको जब काटोगे तो 25 बार में घट जाएगा, यानी आपका एफ का जो वैल्यू आएगा वो 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल, और एक ये वाला सवाल ये 7 नंबर देख लो, और नहीं तो ये 8 नंबर। एक सवाल समझ लो एग्जाम में छप गई है ना। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो क्षमता यानी पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/f, याद रखना ये फॉर्मूला होता है, हाँ, लेकिन f जो होती है ना ये मीटर में होनी चाहिए। किसमें है सर, 1 मीटर में है ना। मीटर फोकस दूरी है 1 मीटर, अगर ये मीटर में नहीं रहेगा तो मीटर में आप चेंज कर लेना, लेकिन मीटर में ही निकालना, है ना, फोकस दूरी मीटर में ही रखना। तो 1 अब एफ का वैल्यू 1 है तो 1/1, 1/1 मतलब 1 ही, और पावर का मतलब क्या होता है, डायप्टर, यानी 1 डायप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डायप्टर, है ना। चलो अगला प्रश्न हमारा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है
याद रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बोलो या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बोलो, हमेशा होती है पॉजिटिव। और अगर आपको अवतल की बात हो कर रहा है, अवतल दर्पण बोल लो या अवतल लेंस बोल लो, क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और समतल का बोलेगा तो अनंत हो जाएगा। समतल का भी एग्जाम पूछता है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है ना? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में? निर्वात में, जल में, वायु में कि कांच में? तो देखो, प्रकाश निर्वात में पूरा सनसना के जाएगा भैया, बहुत भैया, क्या होगा? कोई रुकावट नहीं होगा निर्वात में। जल में लिक्विड है, थोड़ा बहुत रुकावट होगा। वायु में भी थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत तुलकन उन है। लेकिन कांच में और ज्यादा रुकावट होगा, क्योंकि कांच एक ठोस पदार्थ है। तो प्रकाश का वेग याद रखिए, न्यूनतम सबसे कम होता है ठोस में, और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गैस में। और उसमें अगर बोलेगा निर्वात में, तो सबसे ज्यादा होता है ना। और सबसे कम किसमें हो जाएगा? कांच में हो जाएगा। चलो 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी देखो, क्षमता दे दिया है, क्या बोला है? फोकस दूरी निकालने के लिए, यानी पी का वैल्यू दे दिया है। पी का वैल्यू है 4 डायोप्टर। आप बोला है एफ निकालो। एफ इक्वल क्या होता है सर? 1/p। आप पी इक्वल टू 1/f लगाओ, या फिर एफ इक्वल टू 1/p, दोनों एक ही है ना? फॉर्मूला एक ही, उल्टा उल्टा कर सकते हो। पी को उधर ले जाओ तो 1/f हो जाएगा। तो 1/p मतलब 1/4। जब इसको भाग देंगे मेरे यार, तो आ जाएगा 0.25। 0.25 मीटर में आया क्या? 0.25 मीटर आंसर है? नहीं, सेंटीमीटर है। अब इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या करूंगा? 0.25 को मैं गुना कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 0.25 को मैं गुना कर दूंगा, है ना? तो ये देखो, जब 0.25 को मैं गुना करूंगा, ये 0.25 है, इसको आप गुना कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? उत्तल लेंस का फोकसांतर, तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, है ना? तो उसकी क्षमता निकालने बोली। अब देखो, आराम से कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में है, पहले इसको मीटर में बदल लेना। यानी क्या करना? 50/100 कर लो, ये मीटर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? मीटर में चेंज हो गया। यानी ये 0.5 मीटर आ गया। अब बस आप निकाल लो इसका क्षमता। तो पी कैसे निकालेंगे? पी निकालेंगे 1/f। पी कैसे निकालेंगे? 1/f, है ना? 1/f बोलो तो 1/0.5, पॉइंट को काटेंगे ऊपर 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा। यानी पी का जो वैल्यू आएगा वो 2 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगी। 2 डायोप्टर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और कौन सा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का आप पता ही है भैया, फोकस दूरी प्लस में होता है, तो 2 डायोप्टर होता। अगर यहाँ पर उत्तल ना हो के अवतल होता तो क्या होता? कमेंट में करो तो जरा फटाफट से। अगर अवतल बोल देता तो क्या होता? अरे सर इतना तेज हम लोग हैं, बोलेंगे नहीं, फोड़ देंगे, तो बोलो फटाफट से। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा कांच में, पानी में, हवा में कि निर्वात में? बताओ सबसे ज्यादा वेग कहां पर होगी? कमेंट में बोलो इसका उत्तर। अभी मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले इसका उत्तर आप लोगों को बताया कि सबसे ज्यादा वेग कहां पर होगा, है ना? ध्यान से देखो, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा बेटा, समझाओ जो मैं बोल रहा हूं, है ना? ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। फिर बोलो विकास सर से पढ़ के आए, मजाक थोड़ी है, हर एक क्वेश्चन को जवाब देंगे। दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है? बता दो मेरे लाल। उष्माक्षेपी यानी जिसमें उष्मा निकलती है, जिसमें ऊर्जा मिलती है। तो क्या बताओ, श्वसन करने से ऊर्जा नहीं मिलती है? बिल्कुल, हम लोग ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है, फिर हमें ऊर्जा देता है। और ऊर्जा अगर दे रही है तो उष्माक्षेपी होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना? चिप्स के पैकेट विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाले थे? अब देखे होंगे, जब चिप्स का पैकेट खरीदते होंगे, कुरकुरे, लेस, है ना, तो जो फुस हो जाता है, यानी जो बोलता है ना भाई, मतलब नरम हो जाता है, उसको लेते हो क्या? नहीं। जिससे हवा निकल जाता है उसको लेते हो? नहीं लेते हो। क्यों? क्योंकि वो विकृत गंधी हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन घुस जाता है उसमें और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है ना? तो कौन सी गैस डाली जाती है ताकि ये विकृत गंधी ना हो सके? तो भैया उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ताकि वो अभिक्रिया ना हो कर सके किसी से, और आराम से एकदम रहे, एकदम आप खाओ तो कुर कुर आवाज आए, है ना? जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जंग लगना मेरे लाल हो जाएगा, जंग लगना। देखो, जंग लगना क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन का योग हो जाता है, यानी संयोजन अभिक्रिया कह सकते हो, है ना? इसको उपचयन अभिक्रिया भी बोलोगे, लेकिन उपचयन तो ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप संयोजन मान सकते हो। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? बताओ। अब देखो, उपचयन उसी का होगा, ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती करते हैं, ध्यान से सीख लो खाली। उपचयन किस पदार्थ का हो रहा है? तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुट रहा है। किस में ऑक्सीजन जुट रहा है? देखो, तो इधर देखना आप, है ना? उपचयन अपचयन कौन होगा? इधरे वाला पदार्थ होगा, है ना? तो सी से क्या बन गया बेटा? CO बन गया। यानी सी में ऑक्सीजन जुट गया ना, कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया, तो कार्बन का हो रहा है उपचयन। किसका उपचयन हो रहा है? कार्बन का। अगर पूछता सर अपचयन किसका हो रहा है, तो देखो, जिससे ऑक्सीजन हट रहा है। किससे हट रहा है? बताओ कमेंट में, किसका अपचयन हो रहा है? कमेंट में बताओ मुझे, है ना? समझा दिए हैं आप लोगों को, बाकी आप बताओ। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो देखो, सबसे पहले इधर एक कैल्शियम, इधर एक कैल्शियम, सही बात है। कार्बन देखो तो भैया, इधर एक कार्बन है, इधर भैया 3 कार्बन है, ना 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 ना, ये ना होगा सर, ये संतुलित नहीं है। इसको देखो, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, ये भी संतुलित नहीं है।
इधर देखो तो चार एलिमेंट, इधर 2 एलिमेंट, ये भी संतुलित नहीं है। इधर 2 कॉपर, अरे भैया एक भी संतुलित नहीं है। का जी, हाँ जी, एक भी संतुलित नहीं दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन सी सारी गलत है। हाँ, अगर यहाँ पर सिर्फ 2 लगा देते ना बेटा, तो ये आपकी संतुलित हो जाती है ना। दी गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ध्यान दो। लेकिन हाँ, बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं रहेगा, बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक संतुलित रहेगा करेगा, रहेगा तो, है ना। कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसमें, देखो Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। यहां पर Pb क्या कर रहा है ना, मान राशि को पटाख से उसको भगा दे रहा है, और क्या कर दे रहा है, PbCl2 कर दे, यानी फिर यहां पर कॉपर का विस्थापन हो रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है उसकी जगह से, नहीं हटा रहा है, और क्या ले रहा है, उसका Cl2 ले रहा है, यानी कॉपर का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। गंधीय सूचक कौन है, तो गंध कौन मारता है सबसे ज्यादा, अब बोलो आगे क्या ही बोले। हल्दी आपका रंगीय सूचक है, लिटमस रंगीय सूचक है, प्याज जो है बेटा गंधीय सूचक। क्या हो जाएगा, गंधीय सूचक। ऐसे भी याद है ना, प्याज खाने से कितना मतलब मुंह किसी के सामने खड़ा होकर बात नहीं कर पाओगे बताओ, तो ये आपका गंधीय सूचक हो जाएगा, है ना। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लेवन का प्रयोग करता है। कहीं आप लोग कभी दोस्तों से मारपीट किए ही होंगे जिंदगी में, और मान लो कब भगवान ना करे कभी किसी का हाथ पैर टूटा है ना, तो क्या डॉक्टर के पास जाओगे, उस पर एक परत चढ़ाता है एकदम सफेद सफेद, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसका जो सूत्र होता है बेटा याद रखना, CaSO4 होता है और .12H2, है ना, CaSO4.12H2 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, याद रखिएगा। हाँ, CaCO3 ये किसका होता है सर, तो ये संगमरमर का होता है, रिविजन कर लो। CaOH होल ट्वाइस ये किसका होता है, ये भी सुन लो, ये होता है बुझा हुआ चूना का, है ना, और बिना बुझा हुआ चूना का CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO, और ये होता है CaOCl2, ये होता है ब्रेंजक चूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण है, चारों का चारों फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। देखो फिर से वही वाला पूछ लेना, ब्रेंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, अभी तो बताएं क्या हो जाएगा, CaOCl2, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया होती है, देखो इस प्रकार का चित्र एग्जाम पूछ लेता है, क्या अभिक्रिया इसमें हो रहा है बताओ। तो आप देखो यहां पर ना जल है, क्या देख सकते हो, जल है, और जल में करंट पास कराया जा रहा है, यानी ये जल का विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। क्या है, जल का विद्युत अपघटन, और अपघटन मतलब भैया जल टूटता है, किसमें टूटता है, जल टूटता है आपका हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। टूटेगा मतलब क्या, वियोजन। और एक बात इसमें ये पूछेगा कि कैथोड पर कौन सी गैस जाएगा, एनोड पर कौन सी गैस जाएगा, यही अभिक्रिया से पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा है। तो सुन लो, जब जल का विद्युत अपघटन होता है यानी वियोजन होता है, यानी जल जब टूटता है तो कैथोड पर जाता है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर जाता है ऑक्सीजन गैस। देखो ऐसे एनोड ऐसे ऑक्सीजन, इस प्रकार से ट्रिक याद रख लेना, और कैथोड में जाएगा हाइड्रोजन गैस। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। टमाटर लाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में बेटा आपका होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा, लैक्टिक अम्ल, दूध दही में क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल खट्टा फल, जैसे कि आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस सब में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। और एसिडिक अम्ल ये होता है बेटा सिरका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉट इट। क्या पूछेगा, हर एक चीज विकास सर पढ़ा देगा, है ना, तो बस पढ़ो अच्छे से। और आप लोगों का लाइव क्लास चल रहा है PW जैकपॉट पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है भैया। महातांडव अखंड क्लास सारा चीज हो रहा है लाइव में, देखो, है ना, अगर अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तनुकरण प्रक्रिया में होती है, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर लो, क्योंकि और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। तनुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होती है, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि। तो तनुकरण मतलब क्या होता है ना, देखो जब अम्ल की मात्रा घट जाती है तो उसे बोलते हैं तनु, और जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है उसे बोलते हैं सांद्र। तो तनुकरण मतलब अम्ल की मात्रा घट जा रही है, और अम्ल घटेगा मतलब H+ आयन घटेगा, यानी H+ आयन की मात्रा में कमी हो जाएगा। और किसका वृद्धि होगा, OH- आयन की में वृद्धि होगा, है ना। तो बस वही कहेगा, H+ आयन घटेगा तो OH- बढ़ेगा। तो तनु, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, तनु मतलब देखो सिर्फ तनु अम्ल नहीं, तनु क्षार भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, तनु मतलब जो है ना अम्लीयता या क्षारीयता घट जाती है, यानी H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है, तो प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा AgBr वाला, क्योंकि अब देखे होंगे भैया एक खिड़की से क्या आता है, सूरज का प्रकाश आता है, एक चाइना डिश में क्या रहता है, AgCl रहता है या AgBr रहता है, वो टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में, सिल्वर और क्लोरीन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश से टूट रहा है, इसलिए प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, है ना। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, याद रखिएगा अपने कुटपाथ से। मुंह मत मार देना बता, उसका मुंह नहीं होता है, कुटपाथ से। और भोजन का पाचन किससे करता है, अगर बोलेगा पाचन किससे करता है तो खाद्य रिक्तिका से। किससे करता है बेटा, खाद्य रिक्तिका, है ना, खाद्य रिक्तिका। और इसका आंसर क्या हो जाए, कुटपाद।
पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण यानी वसा का इमल्सीफाई कौन करता है बताओ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन की पित्त? तो याद रखिए वसा का इमल्सीफाई करता है पित्त, है ना। पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता है ना। श्लेष्मा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। और वसा का पाचन कौन, वसा का इमल्सीफाई कौन करता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? पित्त तोड़ देता है। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है बता दो? स्वपोषी पोषण किस में होता है? अमरबेल, कवक, अमीबा की आम? आप जानते हो भैया आम का जो पौधा होता है वो क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। हमारे हृदय में कितने, बोले सर हमारे हृदय में बहुत कोई घुसा हुआ है, कितने कोष्ठ है बताइए तो? अरे बेटा आपके हृदय में 4 कोष्ठ है, आपके नहीं, जितने मनुष्य सबके हृदय में। मेढक हृदय में 2 होता है, मछली हृदय में, सॉरी मेढक हृदय में 3 होता है, मछली हृदय में 2 होता है, याद रखना, है ना। मेढक पानी में रहेगा, जमीन में रहेगा, समझ लो 3 है। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। श्वसन वर्णक मतलब भैया हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को पकड़ के ले आता है कौन? हीमोग्लोबिन, जो कि लाल रक्त कणिकाओं में होता है ना, मतलब रक्त में होता है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई यानी सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन, जिसे बोलते हैं हिंदी में वृक्काणु। क्या बोलते हैं बेटा? वृक्काणु, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर के बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अपवहन कहलाती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। क्लियर है? अगला, जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना होता है डीएनए की प्रतिकृति का बनना, यानी डीएनए की फोटोकॉपी का बनना। यानी भैया आपके माता पिता का डीएनए आप में आएगा तो जनन जब होगा तो ये मेन घटना है, यानी डीएनए आईवे करेगा, है ना। यानी आप में माता पिता का डीएनए आता है, कितना जोड़ा आता है भैया? 23 जोड़ा करके, यानी माता से 23, पिता से 23। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? यानी टोटल 46 हो जाएगा, 23 जोड़ा होगा, है ना। चित्र देखो ये बहुत भागों में खंडित हो रहा है ना, तो भैया ये हो जाएगा बहुखंडन। क्या हो जाएगा? बहुखंडन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं बताओ? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को बोलते हैं बेटा निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। हाँ, अगर पुष्प में हो रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, यानी क्या बोलते हैं, परागन हो रहा है, तो उसको परागन बोलते हैं ना। स्त्री के सर्वभूम के का मिलन होता है तो परागन होता है, लेकिन मनुष्यों में, जीव जंतु में क्या होता है? निषेचन बोलते हैं उसको। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? हम लड़कों में यौनावस्था यानी भैया आपका दाढ़ी मूछ आ जाएगा, गले का आवाज भय भय फट जाएगा, एडम्स एप्पल गले में उभार आ जाएगा, और कई सारे बदलाव होगा जो भैया खुले मंच पर नहीं कहा जा सकता है। तो ये बदलाव जो होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। और लड़कियों में जो होता है बेटा वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन बोल सकते हो, है ना। इंसुलिन जो होता है ये शर्करा के स्तर को कम करता है। और थायरॉक्सिन बेटा जो होता है ना, जो घेंगा रोग होने से रोकता है ना, या फिर शरीर का वृद्धि में उपापचय का नियंत्रण करता है। क्लियर है? चलो अगला हम लोग यहाँ 37 तक देखें और 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तो वक्ता त्रिज्या r हो तो संबंध क्या होगा? अभी जस्ट इस प्रकार प्रश्न कराएं, क्या होता है? f = r/2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, है ना। अपवर्तन के भी 2 नियम, परावर्तन के भी 2 नियम। देखो अगर चीजों को समझ जाओगे ना बेटा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। इसके अलावा आप लोग का क्लास चल रहा है, जिस भी दिन एग्जाम है उसका सुबह भी क्लास चलेगा, शाम को क्लास चलेगा, मैंने पर डे सुबह शाम एग्जाम भर क्लास चलेगा। ये सीरीज आप लोग का लॉन्च हो चुका है बिल्कुल फ्री में बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों। यानी तो समतल दर्पण हमेशा बेटा काल्पनिक बनाता है, क्योंकि ये है समतल दर्पण। आप यहाँ पे चुन्नू मुन्नू खड़ा हो जाओगे भैया, पीछे बन जाएगा प्रतिबिंब। तो पीछे बनता है तो बोलता है आभासी, और आगे बनेगा तो वास्तविक। आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं। वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग? तो पीछे का दृश्य देखने के लिए भैया गाड़ी में कौन सा दर्पण लगता है? अभी बोले उत्तल दर्पण। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं? भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मिट्टी का प्रयोग थोड़े होता है, मजाक थोड़ी है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो याद रखना, काल्पनिक बोले तो आभासी। तो जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा याद रखना हमेशा क्या होगा? हमेशा सीधा होगा। क्या होगा? सीधा। और अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा, याद रखिएगा। तो काल्पनिक यानी आभासी यानी क्या बनेगा? सीधा बनेगा हमेशा। कभी मतलब आभासी होगा तो सीधा होगा ही होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा ही होगा। अब देखो कभी समतल दर्पण में कभी भी उल्टा बनता है क्या? समतल दर्पण में यानी आप खड़े रहो समतल दर्पण में, आगे आपका भैया माथा नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, ऐसा कभी होता है क्या? उत्तल दर्पण में नहीं होता है। तो ये दोनों दर्पण हमेशा आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। हाँ, लेकिन समतल दर्पण समान बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा मोटा बना सकता है। एफ का मान 12 है तो आर का मान, भैया ये एफ का मान 12 दिया है तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है 2f। तो 2 गुना क्या कर दोगे? 12, यानी 12 दूनी हो जाएगा 24। 24 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है?
चलो 8 नंबर देखो, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन के अग्रदीपों में बेटा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु कैसा बनता है? अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रख दो तो कैसा बनेगा? तो याद रखना, अवतल लेंस उसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है जिस प्रकार से उत्तल दर्पण बनाता है। याद रखना, अगर अवतल लेंस का मतलब भूल गए तो क्या याद रखना, उत्तल दर्पण वाला। उत्तल दर्पण तो याद रहबे करेगा, क्योंकि भैया बाइक में लगा होता है, हमेशा क्या बनता है? सीधा बनाता है। और सीधा बनाएगा कब? जब आभासी होगा तभी, यानी आभासी और सीधा बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये ट्रिक है यार। डॉप्टर, अरे डॉक्टर नहीं बेटा, डायप्टर है ना। डायप्टर किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का, लेंस की शक्ति, हाँ वही लेंस की शक्ति बोलो, क्षमता बोलो, लेंस का पावर ऑफ ए लेंस, यानी लेंस शक्ति हो जाएगा, है ना, पावर ऑफ ए लेंस। अगला 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, वही फोकस दूरी। इस प्रकार का सवाल एक रहेगा, F = 1/p कर देना। 1/p मतलब क्षमता कितना है, P मतलब पावर, पावर कितना दिया भैया? 2 दिया हुआ, 1/2 कर दो, 0.5 आ जाएगा। 0.5 को मीटर में चेंज करोगे तो 50 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में करोगे तो 0.5 मीटर है ना। इसको सेंटीमीटर में करोगे तो क्या करोगे? 0.5 को 100 से गुना कर दोगे, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी है ना। नेक्स्ट, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख के रंगीन भाग को आइरिस, पुतली, कॉर्निया की परितारिका। तो बेटा आंख के जो रंगीन भाग है ना मेरे लाल, उसको कहते हैं क्या? परितारिका, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। तो यहाँ पर याद रखना, दोनों सेम ही चीज है ना। एग्जाम में ऐसा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देख लो, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे बोलते हैं परितारिका। नहीं 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 नहीं, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं दृष्टिपटल, और उसे ही बोलते हैं बेटा रेटिना। याद रखिएगा, है ना। चलो वेरी गुड, क्लियर है। यहाँ ये वाला सवाल आप लोग कमेंट में आंसर करना। 14 नंबर वाला क्या है आप लोगों के लिए? HW है। और आप आगे और अच्छे वीडियोस अपलोड होंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोगों के लिए सारी चीजें हैं भैया, लाभ उठाओ, है ना। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।